चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन कोण पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? घन कोण पर। तथा बी आयन फलक के केंद्र पर स्थित है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आयनिक यौगिक है जो घन के कोण पर उसमें ए उपस्थित है, आपको कहा है आयनिक यौगिक है जिसमें ए और बी उपस्थित है। ए घन के कोण पर स्थित है और बी उसके फलक पर स्थित है। तो घन के कोण पर एक कोण पर उपस्थित परमाणु को 1/8 बोलते हैं। तो टोटल घन में कोण की संख्या होती है 8। टोटल परमाणु कितना हो गया? एक एटम। यानी ए कितना एटम है? एक एटम है। ठीक है। अब बी बोला फलक के केंद्र पर स्थित है। तो घन आप लोग देखे होंगे उसमें फलक की संख्या 6 होती है। फलक की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो एक फलक पर 1/2 और टोटल फलक 6, तो कैंसिल आउट होकर के 3 बचा। तो यहां आ गया कितना एटम? 3 एटम। यानी ए है 1, अब बी कितना है? 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB3। यानी जो यौगिक आयनिक यौगिक है उसका फॉर्मूला क्या है? AB3 है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? एगो अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है। इंग्लिश में एक को डाईमैग्नेटिक बोलते हैं और दूसरे को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो डाईमैग्नेटिक हम उसी को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो। पैरामैग्नेटिक हम लोग उसको कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप सारे का आप कन्फिगरेशन लिख लीजिए। ऐसे इसमें Sp3+ होगा, हम इसका निकाल के आपको दिखा रहे हैं। अस्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 21 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा। टोटल 21 को हमने अरेंज कर दिया। अब हमको Sc3+ बोल रहा है। तो 3+ का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया गया है। तो जब यहां से आप 3 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन देने का काम होगा तो आउटर मोस्ट सेल से होगा। तो आउटर मोस्ट सेल इसका 4 है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन देने का बाद कितना था? 3। तो 2 यहां से दिया और 1 फिर यहां से दिया। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। आप अगर यकीन नहीं है तो p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। और इसमें 1 2 3 4 5 और 6 टोटल पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। यानी कि अगर किसी एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब वह पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पेयर्ड हो तब वह डाईमैग्नेटिक होगा। अब कोई बच्चा ऐसा बोले कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये डाईमैग्नेटिक नहीं है, तो चलिए आपके सामने उसका भी दिखा देते हैं कि वो डाईमैग्नेटिक कैसे नहीं है। आराम आराम से हम लोग समझते चलेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉन 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों लिख दिए? तो 4 या 3 जो है डी में 4 नहीं रखता है, तो बगल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कन्फिग्रेशन आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो पहले आपको कन्फिग्रेशन सीखने का जरूरत है। 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, तो यहां से 3 देंगे तो 1 इससे और 2 इससे। यानी Cr 3+ का
अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 3d3 हो जाएगा। बोलोगे वो कैसे? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे को डोनेट किया और फिर यहां से 2, क्योंकि टोटल 3 आपको डोनेट करना था। तो अगर इसका लिखोगे कि ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो डी का बॉक्स होता है 5, 1 2 3 4 और लो इधर बढ़ा दिया मैंने, 5 कर दिया। इलेक्ट्रॉन हुंड नाम का साइंटिस्ट कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल सिंगल रखेंगे, तो चलिए हमने भी सबको सिंगल सिंगल दे दिया। डी में 3 था ही, तो हम भी यहां क्या दे दिए 3। अब आप बोलो कि Cr3 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड माने बिना जोड़ा वाला, अकेले है। तो जब अकेले इलेक्ट्रॉन बचे तब इसको कहते हैं पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड रहता है तब उसको डाईमैग्नेटिक। हमको खोजना क्या था? डाईमैग्नेटिक। तो आंसर इसका हो जाएगा Sc3+। बाकी आप टोटल का भी लिख के देंगे तो टोटल पारामैग्नेटिक है और ये डाईमैग्नेटिक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ग्लास को बेरवादार ठोस बोलते हैं। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोरस सॉलिड? तो ग्लास को हम पोरस सॉलिड बोलते हैं। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो पहले बात को सुनो, ये पिक्चर में दिखाई तो दे रहा, दिखाई दे रहा है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पहले समझना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पड़ोसियों की संख्या। इसमें पड़ोसियों की संख्या कितनी है इस बात पर आपको जोर देना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का। तो आपको परेशानी ना हो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने डिराइव कर दिया है। इसमें एटम यहां है और इसी के चारों तरफ पड़ोसियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल 12। मतलब इस एटम के इर्द गिर्द टोटल कितने अलग एटम यानी दूसरे एटम हैं? तो 12 एटम। यानी HCP, अगर किसी यौगिक का स्ट्रक्चर HCP हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी उसकी? तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी का स्ट्रक्चर HCP है, उसके सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर एक HCP का ही सेल है, उसमें एटम की संख्या कितनी होगी? आपने कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। लेकिन टोटल एटम कितने होंगे? तो आप अगर टोटल एटम को काउंट करते हो तो पहले कॉर्नर खोजो। तो ये कॉर्नर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 6 नीचे भी होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, उसके एक कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम को 1/6 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/6 इंटू 6 ऊपर का, अब फिर 1/6 इंटू 6 नीचे का। क्लियर हो गया ये? अब उसके बाद यानी कि टोटल 12 कॉर्नर था। आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं ऐसे कि टोटल कॉर्नर है 12 और एक कॉर्नर पे 1 कितना 6। अब प्लस ये 1 2 3 है, तो ये 3 एटम इस जगह पे प्रेजेंट है और यहां ये सबसे ऊपर का हिस्सा में अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर रहे हो तो कॉर्नर के अलावे बीच वाले सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग 1/2 बोलते हैं। तो ये टोटल एक यहां और एक यहां, तो 2 इंटू 1 कितना 2। इसको यहां पे लिख देते हैं ना, 2 इंटू 1/2। अब प्लस
ये टोटल कितना एटम बीच में है, 3 3। तो ये इससे कैंसिल आउट होकर के 2 और इससे ये कैंसिल आउट होकर के 1 और ये 3 का 3 हो जाएगा। तो 2 और 1 और 3 तो टोटल कितना एटम, 6। आप याद रखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछे तो 6 हो जाएगा और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका पूछे तो 12 हो जाएगा। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्ति की संख्या कितनी होगी? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट विथ आइडेंटिकल एटम इज, यानी कि कोई एटम है उसमें टेट एफसीसी उसकी स्ट्रक्चर है या इकाई है, उसमें हमसे पूछा है कि आप हमको बताइए कि कितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। नंबर ऑफ वॉइड दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। हमसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा है। आपको यह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा एफसीसी का, इसमें जितने भी छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो टोटल 8, इसमें आंसर 8 हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई एफसीसी स्ट्रक्चर है उसमें हमको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में आपसे पूछे तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, तो 8 हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कि कौन सा गुण इसमें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण उसमें पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी भी उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां अलग अलग दिशाओं में समान गुण दे रहा है, यानी ये वाला आंसर सही होगा। क्योंकि आपसे पूछ ही रहा था कि कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। उस आयनिक ठोस की चतुष्फल की आकृति होती है जिसमें R+ और बाई R-, मतलब रेडियस रेशियो पूछ रहा है, पॉजिटिव और किसका नेगेटिव का रेडियस रेशियो पूछ रहा है, का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। एक चार्ट पेपर है, अगर आपको क्लियरली चार्ट पेपर दिखाई दे रहा है तो इससे आपको रेडियस रेशियो ध्यान रख लेने में ज्यादा सहूलियत होगी। हमको पूछा टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो होता है 0.225 से 0.414 तक। याद रखेंगे कि अगर किसी की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और हमसे पूछा उसका रेडियस रेशियो कितना होगा, तो रेडियस रेशियो उसका हो जाएगा 0.225 से 0.414 के बीच में। फलक केंद्रिक इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। फलक केंद्रित इकाई सेल में अभी हमने पढ़ा कि एफसीसी में अगर कोई हमसे पूछ दे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं तो 8 हो जाएगा। धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतरकाश, एक बात ध्यान से सुनिए, ये एटम का अरेंजमेंट है, इसमें जहां जहां एटम प्रेजेंट है उसके अलावे जो बीच में खाली जगह है, इन जगह को अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं। अगर कोई धनायन अगर अपने जगह को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चले जाए तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। कौन सी डिफेक्ट? आपको क्लास में बिंदु दोष के बारे में पढ़ाया गया है। उस बिंदु दोष में शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। फ्रैंकल दोष उसी दोष को कहा जाता है जिसमें कोई भी एटम यानी कि बड़े सिस्टम से धनायन निकलकर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। यानी आंसर इसमें फ्रैंकल दोष हो जाएगा। शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो NaCl, KCl, CHCl। आपको अगर स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो आप शॉर्टकी दोष को इजीली समझ लोगे। शॉर्टकी दोष इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबों में पाई जाती है। पारा का प्रतिरोध शून्य कब हो जाता है? यानी कितना हम अगर टेम्परेचर देते हैं तो पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य नहीं, 10 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है।
बोला बीसीसी संरचना में जो सेंट्रल एटम है वो कितने से साझा करता है, तो सेंट्रल एटम कितना है, 1 यूनिट सेल, ये 1 यूनिट सेल हो जाएगा। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सिलिकॉन। सोलर सेल, सोलर प्लेट आपने देखा, उसमें उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, इस ऑप्शन के हिसाब से सिलिकॉन। कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, तो देखो धनायन कौन होगा, Ca2+ ये धनायन है और F- जो है वो क्या है, ऋणायन है। हमसे पूछा है कि आप इसी का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमको बता दीजिए, जिसमें पहले धनायन का और बाद में किसका, ऋणायन का। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये 1 2 3 और ये 4। अब एक बात ध्यान से समझो, ये Ca2+ है और ये वाला हिस्सा F- है। तो ये Ca2+ कितने अलग एटम से जुड़े हुए हैं, तो टोटल एटम से जुड़ा हुआ है कितना से, 8 से, और ये F- कितना से, 4 से। तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मतलब CaF2 में Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और F- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सहसंयोजक कोवैलेंट ठोस कौन है, सॉरी सहसंयोजक या कोवैलेंट ठोस कौन है। आप एक बात ध्यान से सुनिए, ठोस का प्रकार का उसका भी वीडियो बना हुआ है, चैनल पे अपलोडेड है, आप उसका वीडियो डिटेल्स वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें कितने टाइप्स के ठोस होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम लोग ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं कर सकते, तो क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं होता है। वहां आप इजिली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कौन कौन से टाइप्स के ठोस होते हैं। तो इसमें जो क्वार्टर्स है ये सहसंयोजक ठोस है। आयोडीन क्या है, आयोडीन किस टाइप का ठोस है, आयोडीन किस टाइप का ठोस है, आयोडीन आणविक ठोस है। कौन सा ठोस, आणविक ठोस। किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट सी है। इसका एक चार्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें सारा का डिटेल्स दिया हुआ है कि किसका किस तरीके से, और एंगल का कितना कितना एंगल होता है, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसके साइड्स के क्या रिलेशनशिप है, ये सारा उसमें डिस्कस है। ऐसे ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नोट सी, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। हिंट के लिए आपको दिया हुआ भी है, जिसमें शो किया गया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का खासियत है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होगा, तो ट्राइक्लिनिक में कोई इक्वल नहीं होता, ना साइड इक्वल और ना एंगल इक्वल, ना साइड इक्वल और ना एंगल इक्वल। तो ये आंसर सी हो जाएगा इसमें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू नोट क्या, 90 डिग्री। 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका पिक्चर का एक लिंक जैसा दे दिया जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें क्यूबिक में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में क्या है रिलेशन, ऑर्थोरोमिक में क्या रिलेशन है, ट्राइक्लिनिक का रिलेशन क्या है, हेक्सागोनल का क्या रिलेशन है, ट्राइगोनल का क्या रिलेशन है, ये सारा दिया हुआ है। आप अगर इसको याद रख सकते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। मात्र 7 ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसके बारे में आपको याद रख लेना होगा। ठोस AlCl3 में Al का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ध्यान से देख रहे होंगे, Al है यहां पे, इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल आपको बोले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब पड़ोसियों की संख्या। आपसे पूछा AlCl3 में Al का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो AlCl3 में Al का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 6 आंसर हो जाएगा। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl
आयन कितने Na+ आयन से घिरा होता है? देखो क्या पूछा, Cl आयन कितने Na आयन से घिरा होता है। तो ये जो Cl है ना, ये ग्रीन वाला को मान लिए हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जिसको व्हाइट कर दिया, चलो ग्रीन ही छोड़ देते हैं। और ये थोड़ा सा मिट्टी कलर का जो दिख रहा है ना, उसको हम लोगों ने Cl रिप्रेजेंट किया है। ये सॉरी, ये हमारा Cl है और ये हमारा Na है। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, बोलने में शायद कंफ्यूजन हुआ। ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है वो कितने से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? ध्यान से फिर से देखो, मिटा दिया हमने। 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। हमसे पूछा था कि कोई NaCl क्रिस्टल है, उस NaCl क्रिस्टल में Cl जो है वो कितने Na से जुड़ा हुआ है? तो 6 Na से जुड़ा हुआ है। 8 प्रकार की क्लोज पैकिंग किसमें होती है? CsCl में। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से डिटरमाइन कर पाते हैं, तो अब एग्जैक्ट उसको बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 8 प्रकार की पैकिंग किसमें होती है? तो CsCl वाले में। बाकी डिटेल्स जो है वो क्लास वाले वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। उसका जो सेंट्रल एटम है ना, वो 8 अलग अलग एटम से घिरे होते हैं। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। आपको बोले कोऑर्डिनेशन मतलब नंबर मतलब पड़ोसियों की संख्या। जिंक ब्लेड में ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो ये है हमारा Zn, तो 1 2 3 और ये कितना? 4। तो जिंक ब्लेड में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? अगर S का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल आकृति का त्रिज्या अनुपात कितना होगा? तो ये टेट्राहेड्रल है, त्रिज्या अनुपात सेम 0.225 से 0.414 तक, 0.225 से 0.414 तक। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अध्यासित दिक्कत स्थान, अच्छा मतलब फ्री स्पेस। आपको देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर में कुछ फ्री स्पेस होते हैं और कुछ पैकिंग स्पेस होते हैं। मतलब भरे हुए स्पेस पैक्ड स्पेस है, और फ्री स्पेस जो खाली स्पेस है उसको फ्री स्पेस बोलता है। तो CCP हम तो डायरेक्ट याद किए हुए हैं, 26 होता है CCP वाले में और BCC वाला में 32 होता है। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, नहीं तो निकालने का ये प्रोसीजर है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का पाई/3√2 होता है, जिसमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी होता है किसका? CCP का। तो अगर 100 में से 74 को माइनस करो तो 26% बच गया फ्री स्पेस। इसमें 68% भरा हुआ होता है, तो 100 में से 68 को माइनस करोगे तो 32 इसमें बच जाएगा। मतलब CCP में खाली जगह रहता है 26%, अब BCC में खाली जगह कितना रहता है? 32%। यही हमसे पूछ भी रहा था। यदि K+ और F- की त्रिज्या क्रमशः 3 pm और A136 pm हो पिकोमीटर, तो Kf में K+ तथा उसके बीच की दूरी क्या होगी? तो ये इक्वल टू होता है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। जोड़ दीजिए दोनों को, बहुत आसान है। 133 pm अब प्लस 136 pm, बोलो कितना हो जाएगा? तो 962 pm, 269 pm। क्लियर है? डिस्टेंस निकालना है तो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। बोलो डायरेक्ट कैसे बोल दिए? पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि अगर किसी का स्ट्रक्चर HCP हो जाए तो उस HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 हो जाता है। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? लो, R का फॉर्मूला होता है √3a। A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा √3 इंटू 4.8
0.29। तो कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, कर ही दे क्या। √3 1.73 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.73 को मल्टीप्लाई कर दो 4.29 से। तो गड़बड़ है जी। इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर नहीं आ रहा है। अब इस बात को फिर से ध्यान से समझे। यह फार्मूला होता है R = √3a। इस फार्मूला पे आप सेटिस्फाइड करके बैठा लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें गलत आ गया है क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 के आसपास आएगा और a का वैल्यू आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। CaCl के लिए R पॉजिटिव और R नेगेटिव = 0.93 है। तो इसकी संभावित संरचना कितनी होगी? तो एक बात समझो, पहले आपको एक हिंट में डाटा दिया है कि इसमें जो जो ऑप्शंस है इसके लिए कि BCC स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो का वैल्यू होता है 0.732 से लेके 1 के बीच में। तो इसके हिसाब से तो BCC आंसर हो जाएगा। और रुक जाइए, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर अगर स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसका रेडियस रेशियो होता है 0.225 से 0.414 के बीच में। तो हमको कितना दिया है? 0.093, सॉरी 0.93। तो 0.93 तो इसके बीच का नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं टेट्राहेड्रल। तो ना टेट्राहेड्रल होगा और ना स्क्वायर प्लेनर होगा। और ऑक्टाहेड्रल में 0.414 से 0.732 तक होता है। तो इसके अंदर भी 0.93 नहीं आ रहा है, तो ए भी नहीं होगा। BCC में 0.732 से 1 के बीच में है, तो इसी के बीच में ना आता 0.93, तो इसीलिए BCC संरचना आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, रेडियस रेशियो से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो रेडियस रेशियो आप ध्यान जरूर रख लेंगे। रेडियस रेशियो का इसलिए ध्यान रखने बोल रहे हैं क्योंकि उससे किसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, एक कंपाउंड दे दिया आपको, इस कंपाउंड से तो मतलब नहीं है, आपको मेन डाटा ये दिया है कि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.93 है, तो आपको बताना है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी संभावित संरचना क्या होगी। तो BCC स्ट्रक्चर है जिसकी क्योंकि BCC संरचना में उसका रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.732 से 1 के बीच में होता है। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल है, तो इसका मान क्या होगा, यानी इसके रेडियस रेशियो का मान क्या होगा। तो अभी आपको प्रमाण के साथ दिखा दे, आपको रेडियस रेशियो का डाटा आपको दिखाया गया है। देखो दिख रहा है, ले टेट्राहेड्रल वाला ही मिल गया। तो टेट्राहेड्रल पूछा था 0.225 से 0.414 के बीच में। हमसे पूछा भी कौन सा था? टेट्राहेड्रल वाला। एक सेकंड। चलो, ये क्वेश्चन था कि टेट्राहेड्रल अगर संरचना है तो उसमें रेडियस रेशियो का कितना वैल्यू होगा। तो 0.225 से लेके 0.41, तो ये आपको याद रख लेना होगा। अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। याद रखेगा तो आसानी क्या, डायरेक्ट ही बन जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। इस ऑप्शन में ट्रांजिस्टर बनने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, SI और Ze का इस्तेमाल करते हैं ये ट्रांजिस्टर का निर्माण करने के लिए। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तभी बोले कि पैरामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा।
अगर डाई मैग्नेटिक तो हो जाएगा पेयर्ड, ये डाई मैग्नेटिक है। तो हमसे पूछा था कि अनुचुंबकीय के लिए क्या होना चाहिए, तो अनपेयर्ड यानी अयुग्मित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अयुग्मित। धातु आयन के रंगहीन ज्वाला का लौ किसके वजह से होता है, तो धातु अधिकता दोष के वजह से। धातु अधिकता दोष के वजह से धातु आयन का ज्वाला का जो है रंग है वो रंगीन हो जाता है। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, तो ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध बने होते हैं। किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, देख लो परमाणु की संख्या सबसे अधिक कितना है, 4। ये किस में होता है, एफसीसी में। सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किस में, एफसीसी में। सिंपल क्यूबिक में 1 गो, बॉडी सेंटर्ड में कितना, 2 गो, और एंड सेंटर्ड में कितना, 2 गो। तो ये सबसे ज्यादा किस में, एफसीसी में। क्लियर है ये। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष किस में होते हैं, एजीबीआर में। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों किस में होता है, एजी एन प्रकार का। कौन से प्रकार का, एन प्रकार का। मिलते हैं इतना ही आज भर।